वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम अपना अगला लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए पिछले लेक्चर पे हमने जो है आपका थर्मल कोफिशिएंट पढ़ा था। थर्मल कोफिशिएंट पढ़ा था कि उसके लिए क्या होता है ये। तो वहां पर आपने फार्मूला निकाला था आर फाइनल इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी, ये निकाला था। और तो इस फार्मूले पे ये जो मैं थर्मल कोफिशिएंट कह रहा हूं वो किसे कह रहा हूं? अल्फा को। अल्फा क्या है? आपका थर्मल कोफिशिएंट है, ठीक है। तो हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे थे और बाकी क्वेश्चन आज देख रहे हैं, ठीक है। आज देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपके पास दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। एक रेजिस्टेंस ये है जिसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका जो है थर्मल कोफिशिएंट अल्फा 1 है। दूसरा आपका कोफिशिएंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R2 दिया हुआ है और थर्मल कोफिशिएंट अल्फा 2 दिया हुआ है। कह रहा है कि R1 अल्फा 1 R2 और अल्फा 2 के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। लिखिए R1 अल्फा 1 R2 और अल्फा 2 के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए जब इनको श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ा जाता है और इनका प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता। तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि आपके पास दो प्रतिरोध हैं। एक R1 जिस मटेरियल का ये बना हुआ है, जिस पदार्थ का, वो कितना है? अल्फा 1 है। एक आपका दूसरा प्रतिरोध R2 है और जिस पदार्थ का वो बना हुआ है उसका थर्मल कोफिशिएंट कितना है? अल्फा 2 है। फिर कह रहा है कि R1 अल्फा 1 R2 अल्फा 2 में क्या बताना है? हमें संबंध ज्ञात करना है। क्या कहता है कि जब इनको किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इनका जो प्रतिरोध है वो कह रहा है कि तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखना कि यदि ये आपके प्रतिरोध हैं, ठीक है, और इनको मैंने किस में जोड़ दिया है? श्रेणी क्रम में। ये R1 अल्फा 1 R2 अल्फा 2, इनको यदि मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो श्रेणी क्रम के लिए लिखिएगा, श्रेणी क्रम के लिए आपका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना होता है? R इक्विवेलेंट ये होता है R1 प्लस का R2। ये चीज आपको मैं पहले बता चुका हूं यार, छोटी चीज, ये हाई स्कूल की चीज है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि भैया आपका इनका थर्मल कोफिशिएंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? थर्मल कोफिशिएंट दिया हुआ है। और यदि मान के चलो कि इनको हम फिर से देखो, इस लाइन का क्या मतलब है कि इनका प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है। इस लाइन का मतलब है कि इन प्रतिरोधों को हम ताप जो है दे रहे हैं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दे रहे हैं। फिर ये R1 और अल्फा 1 इसमें है, ठीक है। इन पदार्थों को जो हम यदि T टेम्परेचर से गर्म करेंगे तो इनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध चेंज होगा। और वो मान लिया कि कितना है? R1 है, ये हमें पता है कितना है? R1 डैश है। और यदि दूसरे वाले को भी T ही दिया जाए, तापमान दिया जाए, तो क्या होगा? यहां से ये भी R2 डैश हो जाएगा। लेकिन प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनके ताप पर कोई इनका जो है इनके प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है तो लिखिएगा प्रश्नानुसार यहां से क्या हो जाएगा कि R1 डैश का स्क्वायर प्लस का R2 डैश
ये आपका बराबर रह रहा है जो पहले था, R1 प्लस का R2। यही कह रहा है कि जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो भैया श्रेणी क्रम में तो जब अभी भी इनको जोड़ेंगे तो R1 डैश प्लस का R2 डैश हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि नहीं वो किसके बराबर रह रहा है, वो पहले के बराबर ही रह रहा है। तो पहले के बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस का R2। तो यहां से देखो R1 डैश की यदि मैं वैल्यू लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये क्योंकि इसका शुरुआत में कितना था, R1 ही तो था, शुरुआत में प्रारंभिक कितना था R1, तो ये कितना हो जाएगा R1 1 प्लस का अल्फा और डेल्टा टी मतलब टी, ठीक है, प्लस का, या चलो यहां पर डेल्टा टी कर लो, कोई दिक्कत बात नहीं है, 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी प्लस का R2 डैश की जगह पे कितना हो जाएगा, R2 शुरुआत में R2 कितना था, R2 था, और फिर ये भी कितना हो जाएगा 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी। ये अल्फा 1 है और ये कितना है, अल्फा 2 है। और ये कह रहा है कि ये अब आपका पुराना पिछला ही वही रह रहा है जब बिना तापमान के रहता है, तो भैया ये रहा, ठीक है। जब आप इनको यहां से सॉल्व करोगे तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, R1 प्लस का R1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस का R2 प्लस का R2 अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू R1 प्लस का R2। ये क्लियर है। एक R1 से ये इधर R1 कट गया, एक R2 से ये R2 कट गया, तो अब जो आपका क्लियरली आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है R1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस का R2 अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। इस तरफ तो कुछ बचा ही नहीं। अब मैं यहां से इसको इस तरफ लेते आऊं तो ये कितना हो जाएगा, R1 अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का R2 अल्फा 2 डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल आ गया, आपका रिलेशन आ गया R1 अल्फा 1 इंटू R2 अल्फा 2 के बीच का रिलेशन आ गया। वो भी ये किस में है, सॉरी ये किस में होगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। तो आपको याद रखना है कि यदि दो पदार्थों को हम आपस में जोड़ रहे हैं, दो अलग अलग पदार्थ हैं, दो अलग अलग पदार्थों के बने हुए, और उनको यदि आपस में जोड़ते हैं तो एक यदि मेटल का बना होगा, एक यदि चालक का बना होगा, तो दूसरा आपका अर्धचालक का बना होगा। क्यों, ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका अल्फा धनात्मक किसके लिए होता है, अल्फा धनात्मक होता है चालक के लिए, और अल्फा ऋणात्मक किसके लिए होता है, वो होता है अर्धचालक के लिए। कल के लेक्चर पे मैंने बताया था, ठीक है। यदि यहीं से आपके मान के चलो कि यदि यहां पर ये दे दे कि ये जिस मटेरियल से बना है उसका ये रो1 है और ये रो2 है, रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता दे दे कि इनकी प्रतिरोधकता कितनी है, रो1 है और इसकी प्रतिरोधकता रो2 है, तो यहां से देखो तो R बराबर कितना होता है, यदि सेम तार है, तार की लंबाई भी सेम है, सब कुछ है, यदि दोनों की L है, यदि ये जो प्रतिरोध है वो उसकी जो तार है उस तार की लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो यहां से R1 बराबर कितना हो जाएगा, रो L बाई, तो रो1 बाई LA अल्फा 1 इज इक्वल टू रो2 माइनस का रो2 L अपान A और ये अल्फा 2। तो यहां से यदि देखो तो ये L बाई है, L बाई ये कैंसिल हो गया, तो रो1 अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस का रो2 अल्फा 2, ये ठीक है। तो ये दो रिलेशन है। आपको एक चीज याद रखना है कि इनमें से क्या बना हुआ है कि एक जो आपका जो प्रतिरोध बना हुआ है वो आपका चालक से बना हुआ है, और जो दूसरा बना हुआ है वो आपका अर्धचालक से बना हुआ है, ठीक है। क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूं, क्योंकि जो अल्फा है वो चालक के लिए कैसा होता है, धनात्मक होता है, और अर्धचालक के लिए कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम अगला क्वेश्चन करें। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो चालकों का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर समान रहता है, और कहता क्या है कि लेकिन उनका प्रतिरोध ताप जो गुणांक है यानी कि अल्फा है वो क्या है, अल्फा 1 व अल्फा 2 है, यानी कि अलग अलग रहता है। तो इन दोनों चालकों चालकों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए हमें क्या बताना है, तुल्य प्रतिरोध ताप गुणांक बताना है। देखो बात समझो कि पहला हम श्रेणी क्रम के लिए कर रहे हैं, किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए। तो पहला लिख लीजिए श्रेणी क्रम के लिए,
भेज लगाना थोड़ा सा, सब चीजें वही हैं, कोई अंतर नहीं। तो श्रेणी क्रम के लिए आपको पता है कि R इक्विवेलेंट बराबर कितना होता है, R1 प्लस का R2, कोई मुद्दे वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर देखो तो बोला क्या है कि आपके पास दो चालक हैं, ठीक है, दो प्रतिरोध हैं, ये प्रतिरोध बना दिया, एक ये आपका R दिया हुआ है, इसका भी R दिया हुआ। बोला है क्यों मैंने R बना, क्योंकि बोला है कि प्रतिरोध क्या रहता है, समान रहता है, तो प्रतिरोध समान है। कह रहा है कि लेकिन इनका जो अल्फा है ना वो क्या है, अलग अलग है, तो इनका अल्फा अलग अलग कर लिया। मान लिया कि इसका अल्फा 1 है, इसका कितना है, अल्फा 2 है। ये कब दिया हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दिया हुआ। कब पर दिया हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर, ठीक है। लेकिन हम मान के चलो कि कुछ समय बाद इनको हमने कोई ताप दिया, कोई ताप मैंने दिया, इनको कोई टेम्परेचर मैंने दिया, ठीक है। इनको जब मैंने गर्म किया तो अब मान लिया कि इनका जो टेम्परेचर है वो आपका टेम्परेचर देने से इनका प्रतिरोध क्या हो गया, चेंज हो गया। प्रतिरोध देने से, इनका ताप देने से इनका प्रतिरोध क्या हुआ, ये हो गया। और अब आपका जो फाइनल प्रतिरोध हो रहा है वो मान के चलो कि इसका भी कितना हो रहा है, ये R डैश हो रहा है, और जो भी है इसका मान लो कि ये R1 हो रहा है और ये R2 हो रहा है। कितना हो रहा है, R1 और R2। ये कब है, ये T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बाद ये हो रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रतिरोध ताप गुणांक तो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो तो एक पदार्थ के लिए क्या रहता है, फिक्स रहता है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 वही रहेगा। क्लियर। अब देखो यहां से क्या कह रहा है कि हमें किन में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो देखो R इक्विवेलेंट आपको पता है ना कि R1 प्लस का R2 बराबर क्या होता है, R इक्विवेलेंट। यहां से देखो तो R इक्विवेलेंट यदि केवल शुरुआत में देखें तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहां से फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए R इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम के लिए है ये, तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस का R, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2R। क्लियर। अब यहां से देखो क्लियरली, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि R1 प्लस का R2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, ठीक है। यहां से जब तापमान का प्रभाव T डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो R1 की जगह पर, तो अब यहां से मैं इनकी वैल्यू पुट करूं तो R1 की जगह पर शुरुआत में कितना था, ये R था, R1 प्लस का अल्फा डेल्टा T, ठीक है। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, ये भी शुरुआत में R था, 1 प्लस का अल्फा डेल्टा T, ठीक है। ये अल्फा 1 है और ये कितना है, अल्फा 2 है। अब ये कह रहा है कि R इक्विवेलेंट थे, तो इक्विवेलेंट शुरुआत में कितना था, 2R, तो 2R 1 प्लस का अल्फा डेल्टा T, ये अल्फा इक्विवेलेंट आ जाए क्योंकि ये इक्विवेलेंट के लिए है, और ये डेल्टा T, तापमान तो वही बढ़ा है सबका, 0 से T हो रहा है, ठीक है। तो यहां से जब क्लियरली देखो तो यदि मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस का R अल्फा 1 डेल्टा T प्लस का R प्लस का R अल्फा 2 डेल्टा T इज इक्वल टू 2R का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस का 2R अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा T। ये क्लियर रहा। तो यहां से देखो तो ये R और ये R मिलकर कितना हो गया, 2R प्लस का, यहां से मैं ये R कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से अल्फा 1 डेल्टा T प्लस का अल्फा 2 डेल्टा T, ये यहां से मैं इसके लिखे दे रहा हूं 2R प्लस का 2R अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा T। क्लियर। 2R से 2R कैंसिल हो गया, एक R से एक R ये कैंसिल हो गया, तो यानी कि यदि मैं यहां से डेल्टा T भी कॉमन ले लूं तो डेल्टा T यहां से कैंसिल हो गया, डेल्टा T कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना बचा, यहां से ये बचा अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा इक्विवेलेंट। यानी कि यदि मैं अल्फा इक्विवेलेंट निकालूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2। यही तो आपको निकालना था, ठीक है, यही तो आपको निकालना था, निकाल लिया। लेकिन देखो यहां पर क्या बोला है कि ये भी आपके प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध आपके समान है। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन यदि अलग अलग रहे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यदि ध्यान से देखो तो यदि इसको लिख लिया हो तो मैं थोड़ा सा रफ करके लिख दूं, लिख दिया, चलो हटा दे।
यदि मैं इसको यहां पर यदि क्या हो जाए, यदि प्रतिरोध अलग अलग हो, यदि प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अलग हो, क्या हो, अलग हो, तो जब अलग अलग हो तो यहां पर अल्फा जो इक्विवेलेंट आएगा वो यहां पर देखो कैंसिल हो रहा था, तो यहां पर R1 अल्फा 1 प्लस का R2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2 आएगा। एक बार आप इसे अलग अलग लेके सॉल्व करिएगा, यही मिलेगा। ठीक है, करिएगा जरूर। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा। यदि इसको कर लिया हो तो फिर हम पैरेलल के लिए चले। किसके लिए चले? पैरेलल के लिए चले। ठीक है, हो गया, चलो हटा देते हैं। तो थोड़ा सा देखना, बुद्धि लगाना। सॉरी। पहला तो श्रेणी क्रम कंप्लीट। अब क्या करना है? समांतर क्रम। किसे करना है? समांतर क्रम। तो यहां से दूसरा लिखिएगा समांतर क्रम के लिए। तो यार मैं अब डायरेक्ट करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो समांतर क्रम के लिए क्या होता है, 1/R1 प्लस का 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा आपका जो 1/R इक्विवेलेंट आया था, 1/R प्लस का 1/R इज इक्वल टू 2/R। कितना आया था? 2/R आया था। यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये किसकी वैल्यू है? R इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां से यदि आप R इक्विवेलेंट लिखो शुरुआत में जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है, तो ये कितना हो जाएगा? R/2। लेकिन अब एट टाइम t की बात हो रही है, एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो जाएगा? ये मान के चल लिया कि वो आपका R1 R2 हो रहा है। कितना हो रहा है? R1 प्लस का 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। यानी कि जब इनको गर्म करते हैं तो यहां से कितना हो जाएगा? 1/R1 की जगह पे वो शुरुआत में कितना था? R था, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि ताप तो यही बढ़ रहा है। फिर तो दूसरे के लिए भी वो भी R था, 1 प्लस का अल्फा, यहां से वैल्यू ये अल्फा 1 ये अल्फा 2 डेल्टा टी, ये इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट कितना था शुरुआत में? R/2 था, R/2 था। तो यहां से 1 प्लस का अल्फा, ये अल्फा इक्विवेलेंट और डेल्टा टी। क्लियर? यहां से देखो तो R कैंसिल हो रहा है, काट दो, काट दिया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस का अल्फा 1 डेल्टा टी, ऊपर जाएगा तो घात -1 आ जाएगी। इसी तरीके से ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी घात कितनी आ जाएगी? -1। ठीक है, इसी तरीके से जब ये ऊपर जाएगा तो ये 2 तो पहले से ही ऊपर चला गया है, ये आपका कितना हो जाएगा? 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी, ये अल्फा इक्विवेलेंट है, और ये भी कितना हो जाएगा? -1। अब यहां से ये मैं बाइनोमियल थ्योरम यहां पर लिखिएगा। बाइनोमियल थ्योरम को क्या कहते हैं यार? बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जब द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो यदि घात -1 होती है तो यहां पर इसका साइन क्या हो जाता है? यहां पर माइनस हो जाता है। यदि प्लस का है तो माइनस, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस का अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस का 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस का ये भी माइनस का अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। क्लियर? अब इनको यदि मैं अलग अलग लिखूं तो 1 माइनस का अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस का 1 माइनस का अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखो, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस का 2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी
क्लियर, 2 से 2 1 2 होता है, ये कैंसिल हो गया। यहां से डेल्टा टी भी आपका खपाच कैंसिल हो गया। माइनस माइनस है तो माइनस माइनस में क्या ले रहा हूं, इधर दोनों तरफ से कॉमन ले लो तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यानी कि ये आपका आ जाएगा अल्फा प्लस का अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा इक्विवेलेंट। तो यहां से फिर से आपको निकालना है अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आ गया। देखिए उसके लिए भी यही आ रहा था, इसके लिए भी यही आ रहा था। यानी कि आप श्रेणी क्रम में जोड़े चाहे समांतर क्रम में, ये कभी बदलने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि देखो वो मैंने बता दिया ना कि वो जितना होगा वह उतना ही आएगा। ठीक है, यह जो है इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप कौन सा लगा रहे हैं। ठीक, चलिए, तो यदि यहां पर आपका प्रतिरोध जो है यदि अलग अलग होगा तो कितना आएगा, तो भी यदि आप उसके लिए निकालेंगे तो यहां से वो जो आएगा, यदि इसका नोट कर लिया हो तो मैं लिख दूं, यहां से यदि प्रतिरोध अलग अलग होगा, यदि प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर समान ना हो तो भी अल्फा इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, R1 अल्फा 1 प्लस का R2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2। ठीक, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो फिर हम आज के अपने टॉपिक पर चल दें। तो चलो अब जो है शुरू करते हैं अगला टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है, कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ण कोड पढ़ते हैं। ठीक, देखो कार्बन प्रतिरोध क्या होता है कि देखो जब आपके बहुत सारे, जैसे मान के चलो एक इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ बनाना है, या कोई आपको समझ लो कि एक्सपेरिमेंट करना है और आप चाहते हैं कि समय के साथ उसका प्रतिरोध बदले नहीं। यानी कि आप क्या चाहते हैं कि प्रतिरोध आपका क्या रहे, कांस्टेंट रहे, प्रतिरोध बदले नहीं। तो होता क्या है कि यार बाकी हम जिन पदार्थों का यूज करते हैं, जो पदार्थ हम यूज करते हैं, होता क्या है कि उनका प्रतिरोध यार कुछ ना कुछ समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, समय के साथ परिवर्तित होने का मतलब कि भैया यार तापमान आप हर जगह पर मेंटेन नहीं रख सकते हैं, और अब तापमान आपने मेंटेन भी रख लिया तो आपको पता है, हाई स्कूल में पढ़ा था कि हीट जनरेट होती है, रेजिस्टेंस से ऊष्मा निकलती है, वो ऊष्मा कितनी होती है, I² RT। तो जैसे जैसे किस पर डिपेंड कर रहा है, समय पर। यानी कि समय बढ़ेगा तो आपका तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा, ऊष्मा निकल जाएगी, तो आपका प्रतिरोध जो है बढ़ेगा घटेगा, ये सब हो जाएगा। लेकिन आप चाहते क्या है, आपका एम है कि आपका प्रतिरोध बढ़े नहीं, मतलब जितना था उतना ही रहे, नहीं तो यार पूरे एक्सपेरिमेंट का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे क्या कि हम एक ऐसा पदार्थ लेते हैं, जिसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत उच्च होता है। ठीक है, और ऐसे उच्च प्रतिरोध जो है मतलब वो बदलते नहीं है। ठीक है, तो उनमें से एक कौन सा प्रतिरोध लेते हैं, कार्बन मेटल का बना हुआ। किसका लेते हैं, कार्बन का, सॉरी मेटल का नहीं, किसका बना हुआ प्रतिरोध लेते हैं, कार्बन लेते हैं। तो लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए हमें उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे परिपथ में प्रतिरोध समय के साथ घटता या बढ़ता नहीं है। ऐसे प्रतिरोध बनाने के लिए अर्धचालक
पदार्थ का प्रयोग करते हैं, पदार्थ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अर्धचालक पदार्थ का प्रतिरोध मतलब बनाते हैं, जिनमें से सबसे उचित जो अर्धचालक वो कौन सा है? कार्बन है। सभी अर्धचालकों में अर्धचालकों में कार्बन अर्धचालक सबसे उपयुक्त होता है, सबसे उपयुक्त होता है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं ना? मतलब कार्बन का ही लेके क्यों करते हैं? क्योंकि भैया ये तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये जो कार्बन के प्रतिरोध होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। पहला, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल में तो यार बहुत बड़ा प्रतिरोध थोड़ी लगाओगे तो छोटा सा ही लगाओगे ना। तो जैसे यहां पर क्या होते हैं? कार्बन प्रतिरोध बहुत छोटे होते हैं, कार्बन प्रतिरोध बहुत छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इनमें हम कुछ लिख नहीं पाते, ठीक है ना। ये बहुत सारे छोटे हैं तो होते हैं, हम यहां तक कि इनमें हम प्रतिरोध ये भी नहीं लिख सकते हैं कि इनका प्रतिरोध कितना है। और ये काफी सस्ते होते हैं, ये सस्ते होते हैं, ठीक है। तो अब भैया, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये छोटे होते हैं? ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भैया ये प्रतिरोध कौन सा है, कितने का है? क्योंकि हम इनमें तो लिख तो सकते नहीं हैं, ठीक है, लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। जब लिख नहीं सकते हैं तो ये तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन सा प्रतिरोध कितना है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम कुछ पट्टियां देते हैं, रंगों की कुछ पट्टियां देते हैं। और वो कितनी पट्टियां होती हैं? 4 पट्टियां होती। एक ये आपका कोई चालक हो गया, अर्धचालक, मान के चलो कि ये कार्बन का प्रतिरोध है, और इसमें से हम 3-4 कलर की पट्टी बनाते हैं, 4 कलर की 4 पट्टियां होती है। एक ये दूसरी पट्टी, और ये तीसरी पट्टी, और ये चौथी पट्टी। ये क्या हो जाएगी? आपकी चौथी पट्टी। तो ये पहली पट्टी को A, दूसरी पट्टी को B, तीसरी को C, चौथी को D में लिख रहा हूं, ठीक है। ये आपके ये कुछ कलर के बने रहेंगे, ये अलग अलग कलर की जो है लाइनें बनी रहेंगी। तो हम इन लाइनों को देखकर ही बता लेंगे कि ये आपका प्रतिरोध इतने नाप का है। तो देखिए, अब हम प्रतिरोध कैसे लिखेंगे? तो यहां पर लिखिएगा, प्रतिरोध को प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम वर्ण कोड मतलब कलर कोड का प्रयोग करते हैं। वर्ण कोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनमें 4 रंग का 4 रंगों की पट्टियां होती हैं, जिनमें A व B प्रतिरोध का आंकिक मान बताती हैं, आंकिक मान बताती हैं। A और B क्या बताती हैं? प्रतिरोध का आंकिक मान। C
प्रतिरोध में 10 की घात को बताती और D प्रतिरोध के वेरिएशन को बताती है, ठीक है, इनको लिख लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा और यहां पर देख लीजिए, यदि किसी का हमें प्रतिरोध लिखना है तो प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा, यदि मान के चलो कि ये ABC दिया हुआ है, ठीक है, तो उनका यदि हमें लिखना है तो पहली दो पट्टियां तो क्या देती हैं, आंकिक मान। तो पहली पट्टी A और B, इसी तरीके से इनके बीच में कुछ संख्या हो सकती है, जो होगी लिख लेंगे, ठीक है। जो तीसरी होती है वो 10 के, जो तीसरे का रंग होता है वो 10 की पावर C को बताता है, और ये जो D होता है ये प्लस माइनस का परसेंटेज में D परसेंट लिखते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप इसे जो है नोट कर लीजिए, ठीक, पहले आप इसे नोट कर लीजिए तो फिर हम आगे बढ़ें, नहीं तो फिर ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। पहले आप इसे ढंग से नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। तो देखिए अब हम इनकी जो है रंगों की बात करते हैं कि किस रंग के लिए क्या होगा। तो आप एक टेबल बनाएंगे, इधर लिखेंगे रंग, ठीक है, इधर पट्टियों में जो नंबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, प्रथम व द्वितीय पट्टी का जो अंक रहेगा कि किस रंग के लिए कौन सा रहेगा, प्रथम ऐसे ही लिख, प्रथम व द्वितीय पट्टी का अंक, ठीक है, कि इसमें कौन सा अंक लेंगे किस रंग के लिए। ये होगा गुणांक हो जाएगा तीसरी पट्टी का गुणांक, गुणांक किसका है ये, तीसरी पट्टी का। और ये जो आपका जो D होगा, D ये क्या बताएगा, सहनशीलता बताता है। क्या बताता है, सहनशीलता बताता है। क्या बताता है, सहनशीलता। बताया नहीं कि वेरिएशन बताता है, सहनशीलता कि ये प्रतिरोध कहां तक सह सकता है, या कितने के बाद ये प्रतिरोध काम करना बंद कर देगा, वो सब सारी चीजें, ठीक है। ये चौथी पट्टी के लिए, चौथी पट्टी। तो देखो ये कलर मैं लिख रहा हूं, तो यहां से थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैं लिखूं थोड़ा सा, 1 मिनट। ये ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ब्लैक, बीबी रॉय, येलो, ग्रेट बॉय, ग्रीन, बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, ब्लू, वेरी गुड। तो एरी से वायलेट, गुड, ग्रे, और ये व्हाइट, ठीक है। इसको पहले नोट कर ले। ये क्या हो जाएगा, काला रंग, भूरा, ठीक है, लाल, नारंगी, ठीक, येलो को पीला, ग्रीन का हरा, ब्लू का नीला, वायलेट का बैगनी, ग्रे का सिलेटी। यही होता है यार, मैं जो भी बोलता हूँ मुझे पता नहीं, ठीक है, सिलेटी, व्हाइट का सफ़ेद। यदि इन कलर की पट्टियां हैं तो इनके लिए जो वैल्यू का जो अंक लिखते हैं वो ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2,
इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, 6, 7, 8 और ये 9। यहाँ की जो घात की भी पट्टी होती है वो आपकी ऐसे ही होती है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, कहाँ तक जाना है, 10 की पावर 9 तक, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। ये अब देखिए ये सहनशीलता की पट्टी आती है तो इसमें केवल 2 कलर होते हैं। कौन कौन से? एक सुनहरा और दूसरा चांदी का, यानी कि एक गोल्ड होता है, एक सिल्वर होता है। एक क्या होता है? गोल्ड, गोल्ड को हम क्या कहते हैं? सुनहरा। और एक होता है सिल्वर, सिल्वर का मतलब चांदी। और फिर होता है कोई कलर नहीं, कोई रंग नहीं। तो यदि गोल्ड होता है तो इसके लिए क्या करते हैं? प्लस माइनस का 5%, डी का मान क्या रखते हैं? प्लस माइनस 5%। यदि सिल्वर होता है तो प्लस माइनस का 10%। और यदि आपका क्या हुआ? कोई रंग नहीं हुआ तो प्लस माइनस का 20%। दैट्स इट। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इनको याद कैसे करना है। ठीक है ना? देखिए ये तो याद हो जाएगा कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखना है, 0 से लेकर 9 तक की 10 में घात लगाना है। और यार ये 3 है तो ये तो 3 याद कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर और कोई रंग नहीं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि याद कैसे करेंगे। तो चलिए, आपने नोट कर लिया होगा तो अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो आपको याद कैसे करना है। रंग याद हो जाएगा, बीबी रॉय याद हो गया, बीबी रॉय। ग्रेट बॉय, ग्रेट बॉय। वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। बीबी रॉय ग्रेट बॉय, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। बी से ब्लैक, ठीक है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रेट से ग्रीन, ठीक है, वी से ब्लू, और इस वी से वायलेट, और इस जी से ग्रे, और इससे जो है आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका हो जाएगा ब्लू से व्हाइट। ठीक है, तो ऐसे याद करना है, बीबी रॉय ग्रेट बॉय, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है, यहां से तो चलिए इतना नोट कर लिया होगा तो फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन करें। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्बन प्रतिरोध पर पीले, बैगनी, नीले व सुनहरे रंग की पट्टियां हैं। कैसी हैं? सुनहरे रंग की पट्टियां हैं। प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो देखो आपको पता है बीबी रॉय, ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट, ठीक है, बॉय वेरी गुड वाइफ, ये लिखा हुआ है। यही तो याद करने का तरीका था। नंबरिंग कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये याद हो गया। ठीक है, नंबरिंग हो गई। अब आपकी कौन कौन से प्रतिरोध हम कैसे लिखते थे? ए बी इंटू 10 की पावर सी और ये प्लस माइनस का डी लिखते थे। यही तो लिखते थे, प्लस माइनस का डी, प्लस माइनस का डी, वो भी परसेंट में लिखते थे। कोई बात नहीं। तो यहां से देखो ए बी मतलब पहले नंबर पर कौन सा है? पीला। पहले कौन सी पट्टी है? पीले। तो पीले के लिए कौन सा होती है? येलो। तो एक यहां से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पीले के लिए 4, ठीक।
बैगनी के लिए, बैगनी मतलब वायलेट, तो वायलेट मतलब कहां पर आ रहा है, यहां पर बेरी के लिए, तो ये 7 यहां पर, ठीक। फिर नीला, नीला कहां पर आएगा आपको, बॉय के लिए, तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। और सुनहरा, सुनहरा मतलब गोल्ड, गोल्ड के लिए कितना होता है, ±5%। तो ये आपका प्रतिरोध का मान हो गया। ऐसे ही लिखना है जितने भी आपको प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। पट्टी देखिएगा, पट्टी का रंग कौन सा है, तो वहां से आप इससे उस पर आप नंबरिंग दे दीजिएगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और ये व्हाइट, ठीक है। यहां से आप लोग सब लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट करिए, तो फिर हम आगे बढ़ें, अगले टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, रो, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, या प्रतिरोधकता लिखिएगा। किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यानी कि रो बराबर क्या हो गया, E/J। E क्या है आपका विद्युत क्षेत्र, J क्या है धारा घनत्व है, ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि E बराबर कितना आ गया, E बराबर आपका आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा रो इंटू जे, ठीक है। ये हो गया। इसकी यदि आप यूनिट मैं इसकी पहले बता चुका हूं ना, कि नहीं बता चुके हैं। इसकी यूनिट आपको पास सबको पता है, तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रो, ये होती है ओम मीटर, ठीक है। यानी कि ये ओम मीटर, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। तो यहां पर क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो लिखिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्लियर है। विशिष्ट चालकता मतलब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो जब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से, यानी कि सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, 1/रो। और रो की वैल्यू कितनी होती है, E/J। कितनी होती है, E/J। तो ये कितना हो जाएगा, J/E। क्लियर, क्या हो जाएगा, J/E। और इसी J इज इक्वल टू यहां से आप J की वैल्यू निकालोगे धारा घनत्व की, तो J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू E। यही आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है
ओम लॉ का वेक्टर रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, ये होता है। तो इनको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अब इनसे दो चीजें रह गई हैं, तो उनको थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एक ओमनिक रेजिस्टेंस बॉडी, एक नॉन ओमनिक रेजिस्टेंस बॉडी। ठीक है, मतलब ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध। हेडिंग है ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध। देखो, ओमीय प्रतिरोध का क्या मतलब है? ओमीय प्रतिरोध का मतलब है कि ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करे, अर्थात उसके लिए B/I का अनुपात क्या रहे? नियत रहे। क्या कहलाता है? ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। तो लिखिएगा, जिस प्रतिरोध के लिए विभव तथा धारा का अनुपात, विभव तथा धारा का अनुपात नियत रहता है, ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, यानी कि V/I आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा? ओमीय प्रतिरोध। और इस बॉडी का जो ग्राफ बनेगा, इस बॉडी का जो ग्राफ बनेगा I/V का, I क्या है आपका? ये क्या है? विभव है। I क्या है? आपकी धारा। क्या है? ये क्या है? धारा है। ठीक है, तो इनका जो अनुपात बनेगा वो मेटल के लिए ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा? धातु के लिए है, ये आपका आएगा स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ आपको देखा हुआ लग रहा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सीधी रेखा, सरल रेखा होगा, जो ओरिजिन से पास हो रहा होगा। किससे पास हो रहा होगा? ओरिजिन से। ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कर्व वर्व नहीं है। फिर अब आपका क्या आता है? अनओमीय प्रतिरोध। तो जिस प्रतिरोध के लिए, जिस प्रतिरोध के लिए विभवांतर तथा धारा का अनुपात बदलता रहता है, कि अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, और इसके लिए ग्राफ सरल न लिखिएगा। इसी पर मैं ग्राफ के बारे में बात कर लेता हूं। इसके लिए ग्राफ सरल रेखा न होकर वक्र के रूप में रहता है, वक्र के रूप में रहता है। ठीक है, किसके रूप में रहता है? वक्र के रूप में रहता है। ठीक, अब यदि मैं आपका डायोड का ग्राफ बनाऊं, किसका बनाऊं? डायोड का ग्राफ। तो डायोड के ग्राफ में होता क्या है? देखो, हम डायोड वायोड पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे जब फिजिक्स में लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे लास्ट में, तब वहां पर चीजें आएंगी। तो डायोड, ये किसका ग्राफ में बना रहा हूं? डायोड का। ये किसका बना रहा हूं मैं? डायोड का। डायोड में ये इधर क्या, ऊपर विद्युत धारा है, और ये नीचे क्या है? ये आपका I है, धारा बता रहा है, और ये इधर विभव बता रहा है। ठीक है,
तो यहां से देखिए तो ये जो ग्राफ बनता है डायोड में क्या होता है कि शुरुआत में विद्युत धारा जीरो रहती है, शुरुआत में विद्युत धारा क्या रहती है, जीरो रहती है, और कुछ समय बाद ये ऊपर ऐसे उठ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से ये नीचे भी बनता है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग फॉरवर्ड कहते हैं और इसको बैकवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैकवर्ड। यार हिंदी में देखता हूं यदि मिल जाता है मुझे तो। अग्र अभिनति कहते हैं, क्या कहते हैं, अग्रिम अभिनति, और उसे कहते हैं उत्क्रम अभिनति। अग्रिम अभिनति, अभिनति, और इसे कहते हैं उत्क्रम अभिनति। ठीक है, तो ये ग्राफ इसके लिए जब आपको अनओमीय प्रतिरोध होगा तो उसके लिए कैसे मिलेगा, ग्राफ से आप बता देंगे कि ये कैसा होगा, सरल रेखा ना होकर के कैसा होगा, वक्र के रूप में होगा। ठीक है, ये डायोड का ग्राफ है, किसका है, डायोड के लिए है बनाया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहां पर यदि जो भी आप ग्राफ बनाएंगे I वर्सेस V का, तो वो कुछ आपको ऐसे मिलेगा, मतलब कर्व के रूप में मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो ये था मेरे भाई आज का लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके आगे जो हम अगले लेक्चर पर पहुंचेंगे, तो यार इसके लिए प्लीज आप लोग जो है मेरा ये टेलीग्राम पे एक चैनल है, टेलीग्राम का चैनल का नाम है ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वहां पर क्या मिले, पूरी सीटें मिल जाएं। ठीक है ना, क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल का नाम है ओलंपिया क्लासेस, ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड में ये वाला साइन है केमिस्ट्री। इसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन मिल जाए, सीटें मिल जाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।